थोड़ी ही देर में फ़ोटो ऐसे सबके मोबाइल में पहुंची कि कोई मिठाई तो फल तो कोई फूल के बहाने हॉस्पिटल आ गया। सभी बाहर बैठे थे पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी सभी के कानों में नंदिनी के रोने की आवाज़ आई। सब डर गए और एक साथ अपने साथ लाया हुआ सामान हाथ में पकड़े हॉस्पिटल के उस कमरे के अंदर एक के बाद एक घुसते चले गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि कार्तिक खड़ा है, जबकि नन्ही उसका हाथ पकड़कर रोए जा रही है। इस तरह से नन्ही को रोता हुआ देख रघुवीर जी आगे आए और कार्तिक की तरफ देखकर गुस्से से बोले, अब क्या कर दिया तुमने? क्यों रो रही है ये? बोला था कार्तिक की इतना गुस्सा होना ठीक बात नहीं है। मजाक के लिए काफ़ी माफ़ी मांग रही थी ना नंदिनी। सत्यम भी बोला। सत्यम की बात को सपोर्ट करते हुए प्रीति बोली, और नहीं तो क्या, फ़ोटो देखा तो यही लगा कि दोनों का सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब नन्ही की आंखों में आंसू आए नहीं कि जिम्मेदार कार्तिक है ये मान लिया जाता है। रघुवीर जी जैसे ही नन्ही के बगल में बैठे, नन्ही कार्तिक को छोड़कर अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। रघुवीर जी अपनी बेटी के बालों को सहला रहे थे और कार्तिक की तरफ घूर कर देख रहे थे। कार्तिक कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कार्तिक के खिलाफ क्यों नहीं जाना पड़े। कार्तिक सबकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, आप सबको किसने कह दिया कि मेरी वजह से रो रही है? और ऐसा कौन सा फ़ोटो था जिसे देखकर लगा कि सब ठीक हो गया है? यह आप लोगों को पता चला फ्लो में? प्रीति ने कहा तो दे दिया था, लेकिन अब अपने दांतों तले अपने जीभ को दबाए हुए खड़ी थी, जबकि अब सबकी नज़र कार्तिक से हटकर प्रीति के ऊपर अटकी हुई थी। और सबकी नज़रों को देखकर कार्तिक समझ चुका था कि कहीं न कहीं प्रीति सब कुछ जानती है। कृति 2 कदम आगे आकर प्रीति से बोला, बात क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो अभी अभी घर से आई हूँ। गरम गरम पोहा बनाकर तुम दोनों को पसंद है ना? कहकर उसने अपने साथ लाया हुआ टिफ़िन आगे कर दिया, जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। कार्तिक ने अपनी नज़र घुमाई। साइड में रिंकी खड़ी थी। अपने हाथ में उसने 6-7 गुलाब के फूलों को बड़ी खूबसूरती से एक बंडल में बांध रखा था। कार्तिक की तरफ देखते हुए वो बोली, मैं ये लेकर आई थी, खुशबू अच्छी आएगी तो भाभी का मन अच्छा रहेगा ना? कार्तिक अपने परिवार को देखकर समझ चुका था ये सब के सब यहाँ पर ड्रामा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि नन्ही, जो कि अभी रो रही थी, उसे चुप करवाया जाए। दादाजी गुस्से से कार्तिक से बोले, रुलाया क्यों बच्ची को? नंदिनी पापा को छोड़कर पालथी मार के बिस्तर पर बैठते हुए बोली, दादाजी उन्होंने नहीं रुलाया मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसलिए रो रही थी। कहकर वो ज़ोर से रोने लगी और अपने दोनों हाथों को कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। तो कार्तिक उसके करीब आया तो नन्ही उसे पकड़कर उसके पेट में मुंह छुपाए रोने लगी। तभी डॉक्टर अंदर आए। इस तरह से लोगों की भीड़ देखकर बहुत तेज़ आवाज़ में बोले, देखिए, मानते हैं आप सब प्यार करते हैं पेशेंट से, लेकिन अस्पताल है, इतने सारे लोगों को एक साथ में अंदर आना चाहिए। लेक्चर बाद में देना, पहले आकर इसके दर्द को कम करो। कार्तिक ने गुस्से से चिल्लाया। डॉक्टर आगे आया और पेन किलर की इंजेक्शन और बाकी सब फॉर्मेलिटी करके उल्टे पैर भागा। जब तक डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तब तक नन्ही यूं ही पेट के मुंह में छुपाए बैठी थी और कार्तिक उसे प्यार से समझा रहा था कि दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद नन्ही का रोना बंद हुआ। कार्तिक ने उसे ठीक से लेटाया और पीछे पलटकर देखा। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। कार्तिक नाव में अपनी गर्दन हिलाते हुए वहीं सोफे पर जाकर बैठ गया। पेन किलर काम करते ही नन्ही का दर्द कम हुआ तो वो फिर से मुस्कुराकर कार्तिक को देखने लगी। क्या हुआ? कार्तिक सोफे पर बैठा अपने मेल को जवाब देते हुए बोला, भूख लगी है। नंदिनी कहा। कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने मोबाइल को वहीं रखकर वो प्रीति का लाया हुआ टिफ़िन देखा। प्रीति ने कार्तिक और नन्ही दोनों के लिए नाश्ता लाया था, साथ में फ्रूट भी था। वो कार्तिक नन्ही के पास बैठकर उसे खिलाने लगा। नंदिनी भी शर्माकर बिल्कुल नहीं रही थी, ना ही उसे कार्तिक के लिए बुरा लग रहा था। वो परेशान हो रहा है, एक बार ठीक हो जाए तो सब कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा, ये सोचकर वो भी कार्तिक की सेवा का आनंद ले रही थी।
यहाँ रंभा को उस पिंजरे में ही रखा था, बस अब पिंजरा हवा में नहीं लटका था बल्कि नीचे था। आहूजा परिवार और सारे मेहमान वहाँ से जा चुके थे। अभी उस पिंजरे के अंदर रंभा थी और पिंजरे के बाहर ज़मीन पर बैठी उसकी माँ। रंभा पिंजरे में लेटी हुई दर्द से कर्रा रही थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। माँ पानी, रंभा दर्द भरी आवाज़ में बोली। रंभा की माँ दौड़कर अंदर गई और पानी लेकर आई। लोहे की सलाखों से ही वो जैसे पिला सकती थी अपनी बेटी को पानी पिला दिया। एक वक्त पर वह कार्तिक की सांस थी, इसलिए उसके पास कार्तिक का नंबर भी था। उन्होंने अपने फ़ोन से बार बार कार्तिक का नंबर लगाया, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। हर बीते वक्त के साथ रंभा की हालत नाजुक हो रही थी। कहीं से मदद ना मिलता देख वो खुद कपूर के घर जाके बात करने का फैसला करती है। उनको उठकर जाता है देख रंभा कराहते हुए बोली, माँ तुम भी जा रही हो मुझे छोड़कर। रंभा की माँ मुड़कर अपनी बेटी को देखकर बोली, अब कपूर ही हमारी मदद करेगा, मैं जाकर उनसे हेल्प के लिए कहती हूँ। रंभा से प्यार का दावा करने वाला उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुका था। हॉस्पिटल में नन्ही का दर्द ठीक होते ही वो पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। 2 दिन बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज देने की बात कहकर उसे मुस्कुराने की और वजह मिल गई थी। कार्तिक ने नंदिनी को मेडिसिन देकर जैसे ही बिठाया उसका फ़ोन बजा। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि रंभा की माँ कपूर हाउस गई है। कार्तिक रंभा के बारे में भूल ही चुका था। उसने नन्ही को देखा जब दवाई के असर से नींद में जा रही थी। कार्तिक ने नन्ही के सोने का वेट किया। जब नन्ही गहरी नींद में सो गई तब वह उस कमरे से बाहर निकल गया। सिक्योरिटी पहले ही यहाँ पर थी। रघुवीर जी भी लगभग ज़्यादातर वक्त यहीं रहते थे। उसने अर्पित को कॉल करके नन्ही के पास रुकने के लिए कहा। कपूर हाउस के लिए चला गया। वो जिस वक्त कार्तिक कपूर हाउस पहुंचा उस वक्त रंभा की माँ कार्तिक के दादा दादी और माँ पापा को रंभा की हालत के बारे में बता चुकी थी। रंभा की गलत किया है ये सब जानते थे, लेकिन कार्तिक जिस तरह से रंभा को सजा दे रहा था ये कोई नहीं चाहता था कि कार्तिक करे। सभी चाहते थे कार्तिक उसे कानून के हवाले कर देता। घर में आते ही दादाजी उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। कार्तिक उनके सामने जाते हुए बोला, वो मेरी गुनहगार है, उसे सज़ा देने का हक सिर्फ मेरा है। आप सब इसमें ना पड़े तो ही बेहतर है। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दादाजी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, माना कि उस लड़की ने गलत किया, उसकी सज़ा कानून उसे दे देगा। तुम्हारे पास सबूत है ना? उसे कानून के हवाले कर दो। क्या करेगा कानून? क्या आप नहीं जानते आहूजे को आधा घंटा नहीं लगेगा अपनी बेटी को बाहर निकालते। कार्तिक ने कहा, और इस तरह से उसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? कार्तिक के पापा बीच में बोले, मरी नहीं है वो। कार्तिक ने उनको देखते हुए कहा। रंभा की माँ हाथ जोड़ते हुए बोली, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है कार्तिक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। कार्तिक उनकी तरफ देखकर बोला, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो भविष्य में फिर से वही गलती करेगी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं गारंटी देती हूँ। मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। अब उसे कभी इंडिया वापस आने ही नहीं दूँगी। दादाजी रंभा की माँ से बोले, आप फिक्र मत कीजिए, कार्तिक कुछ नहीं करेगा। फिर दादाजी कार्तिक से बोले, कार्तिक अपने आदमियों को फ़ोन लगाओ, उसे छोड़ने को कहो। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जिस तरह से पड़ी है पड़ी रहे, कहकर कार्तिक अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कार्तिक के दादाजी चिल्लाते हुए बोले, वो तेरी गुनहगार नहीं है, उसने नन्ही की जान लेने की कोशिश की है। फैसला लेने का हक अब नन्ही का है। नन्ही से पूछूंगा वो क्या चाहती है। रंभा को मरने दिया जाए या उसे अस्पताल में एडमिट करवाया जाए। कार्तिक अपने कमरे तक आ गया था। दादाजी की बात सुनते ही बोला, नन्ही को इसमें लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, उसे पता भी नहीं चलना चाहिए इस बारे में। कार्तिक जानना था नन्ही बहुत सेंसिटिव है। ये बदला, खून खराबा, ये सब तो उसकी सोच के बहुत दूर तक कहीं आ ही नहीं सकता था। उसके बाद उसके सामने बात आएगी तो तुरंत रंभा को माफ़ कर देगी। कार्तिक के मुंह से ये निकला ही था कि अब दादाजी को भी पता चल गया कि कार्तिक की कमज़ोरी अब कहाँ पर है। वे घर के बाहर निकलते हुए बोले, नहीं, इसका फ़ैसला तो अब नंदिनी करेगी कि रंभा को क्या सज़ा दी जाए, कानून के हवाले किया जाए या उसे तुम अपने हाथों से मारकर तुम खूनी बनना चाहोगे।
कार्तिक तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर आते हुए दादाजी की तरफ बढ़कर कहा, दादाजी आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दादाजी पलटकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर नहीं सकता, बल्कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा, उसे कानून के हवाले नहीं किया, तो मैं जाकर नन्ही को सारी बातें बता दूंगा। और इतना तो मैं नन्ही को जानता ही हूँ कि भले ही वह उछल कूद कर ले, लोगों के साथ शरारत कर ले, लेकिन किसी को तकलीफ़ हो ऐसा काम वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती। दादाजी, कार्तिक अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए गुस्से से बोला। वो भी कार्तिक के दादाजी थे। जिद उनमें भी कार्तिक की तरह ही थी और अपने सामने वह अपने पोते को किसी लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होते देख सकते थे। जो गलती रंभा ने की, उसकी सज़ा पिछले 24 घंटे से वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। उससे ज़्यादा अब उसे कानून के हवाले कर दिया जाए और सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कार्तिक, तुम अपने आदमियों से कहो कि उसे छोड़ दे, दादाजी बोले। कार्तिक गुस्से से अपने चारों तरफ देखने लगा। उससे अपना गुस्सा उतारने के लिए इस वक्त कुछ चाहिए था। उसे डाइनिंग टेबल पर रखी हुई क्रॉकरी दिखाई दी। उसने जाकर डाइनिंग टेबल पर एक हल्के रंग का कपड़ा जो कि टेबल पर बिछाया हुआ था, उस कपड़े को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को उसने अपनी तरफ जोर से खींचा, ऊपर उछाला। डाइनिंग टेबल पर रखे हुए फूलों के गुलदस्ते, महंगी महंगी क्रॉकरीज, स्पून होल्डर, मसाले की डिब्बियाँ, सब कुछ उस कपड़े के साथ हवा में उड़ते हुए घर के चारों तरफ फैल चुके थे। वह एक लात चेयर के ऊपर मारते हुए बोला, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अगर किसी ने नन्ही को इस बारे में बताया तो एक बात याद रखिएगा, कार्तिक कपूर घर से जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। इस बात की खबर नन्ही तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कहकर कार्तिक अपने कमरे में जाने के बजाय वापस अस्पताल के लिए निकल गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने पहले तो अपना सारा गुस्सा उस गाड़ी पर उतारा। डैशबोर्ड से लेकर स्टीयरिंग व्हील तक पर मुक्का मार मार के उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। नन्ही के पास बिल्कुल शांत होकर जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर नन्ही एक पल के लिए भी सोचे कि कार्तिक नाराज़ क्यों है। कार में ही मौजूद पानी की बोतल से उसने पानी पिया, गहरी सांस ली और जब उसे लगा कि अब वो थोड़ा ठीक है, तो उसने अपनी कार लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। जब तक कार्तिक अपनी गाड़ी पर अपना गुस्सा उतार रहा था, ड्राइवर, सिक्योरिटी की सारी टीम अपनी सांस रोक के खड़ी थी। शुक्र था कि ये सारा गुस्सा बेजान चीज़ों पर उतरा, उन पर नहीं उतरा था। रंभा की माँ करती के दादाजी के सामने आते हुए बोली, आपका बहुत शुक्रिया। ये वादा करती हूँ मैं रंभा को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम रंभा को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती। रंभा ने जो किया है उसकी सज़ा उसे कानून देगा। हाँ, अभी फ़िलहाल उसे ले जाकर किसी अस्पताल में एडमिट करवा दो, लेकिन उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो इसका खुद मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि कपूर परिवार की बहू के ऊपर जानलेवा हमला करके अगर कोई यूं ही कहीं छुप कर बैठ जाए, ये तो मैं भी नहीं होने दूंगा। उसे कानून अपनी सज़ा देगी और आहूजा अपनी पावर का इस्तेमाल ना करे, उस बात की जिम्मेदारी मेरा बेटा देखेगा। उन्होंने कार्तिक के पापा की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो कार्तिक के पापा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कार्तिक जब तक हॉस्पिटल आया तो रघुवीर वहीं थे और नंदिनी सो रही थी। नंदिनी को चैन से सोता देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को ये सोचकर कम किया कि नन्ही बिल्कुल ठीक है। रंभा को पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया था और उसे वहीं के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई थी और जो भी सबूत कार्तिक के पास था, कार्तिक के पिताजी अमर से कहकर सभी को उनके पास हैंडओवर करने के लिए कह दिया था। कार्तिक अपने आप को इस वक्त बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा था मानो जैसे नन्ही का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो और ये गुस्सा उसके आपके घर के लोगों के प्रति था। सत्यम जाकर उससे बात की और कार्तिक को समझाया कि घर के लोगों को गलत ना समझे। वो नहीं चाहते थे कि कार्तिक के ऊपर किसी के खून का इल्ज़ाम आए या फिर किसी की मौत के लिए जिम्मेदार हो। बस इसलिए उस रंभा को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा। सत्यम और कार्तिक की बातें खत्म हुई तो सत्यम चाहने को हुआ। जब नन्ही सोकर उठी, कैसी हो तुम? सत्यम ने नन्ही को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, दीदी नहीं आई। दीदी कहाँ है?
दीदी तुम्हारा खाना लेकर आएगी, अभी अभी बात हुई थी उससे। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर 2 दिन बाद तुम्हें भी तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। सत्यम की जाते ही कार्तिक उठकर नन्ही के पास आया। नन्ही के हाथ को प्यार से अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब तुम्हें दर्द नहीं है ना? जब तुम्हें हल्का सा दर्द महसूस हो तभी मुझे या फिर डॉक्टर को बता दिया करो। रो रो कर आंखें सुजा लेती हो। मैं अभी ठीक हूँ, कहकर नन्ही अपने हाथों में लगे हुए ड्रिप को देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे करती है और तभी नन्ही का ध्यान कार्तिक के हाथ पर जाता है। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? नन्ही अपने दोनों हाथों से कार्तिक के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली। अब जाकर कार्तिक का भी ध्यान अपने हाथ पर गया। शायद जो गाड़ी में उसने अपने हाथों से डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील पर मारा था, उसके कारण कुछ चोट उसके हाथ पर भी लग गई थी। मिस्टर कपूर, आपके हाथ में सूजन हो रहा है। नन्ही ने ऐसे कहा कि दर्द नन्ही को हो रहा हो। कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कार्तिक ने नन्ही की आंखों में देखा और फिर हैरानी से उसकी नज़रें छोटी हो गई, क्योंकि अब तक फिर से एक बार नन्ही की आंखों में आंसू भर गया था। क्या हुआ? कार्तिक हैरान होते हुए बोला। आपको दर्द हो रहा है? नन्ही रोते हुए बोली। जान कह रहा हूँ, आंसू मत बहाना। एक बूंद आंसू नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारा, कार्तिक ने कड़े शब्दों में कहा। नन्ही अपने आप को रोने से रोकने के लिए आंसू भरे हुए आंखों में भी हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी आंखें रो रही थी लेकिन उसके होठ हंस रहे थे, मानो जैसे ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दर्द है जो आंखों के रास्ते बह ही रहे थे। कार्तिक ने अपने आप को थोड़ा सा आगे किया, नन्ही को अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा ये भोलापन ख़त्म हो। आई लव इट। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, डॉक्टर के पास जो पहले बैंडेज करके आओ मेरे पास। नन्ही कार्तिक को अपने दोनों हाथों से धकेलते हुए बोली। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, नो मस्ती, ओके? मोबाइल अपनी हथेली आगे करते हुए कहा। कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई, पर अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर नन्ही के हाथ में देते हुए बाहर चला गया। नन्ही ने कार्तिक के फ़ोन को अनलॉक किया और व्हाट्सएप ओपन करके प्रीति, अर्पित और बाकी लोगों से बात करने का सोचने लगती है। तभी फैमिली ग्रुप पर आए उसके और कार्तिक की फ़ोटो पर उसकी नज़र गई, जो कि अरविंद ने शेयर किया था। उस तस्वीर को देखते ही नन्ही जैसे उस तस्वीर के अंदर खो गई थी। कार्तिक के कंधे पर सर रख के नन्ही और कार्तिक दोनों ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। के हाथ नन्ही के बाजू को कसकर पकड़े हुए हैं, जबकि कार्तिक के दूसरे हाथ पर नन्ही का वो ड्रिप लगा हुआ था। मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर नींद में भी बनी हुई थी। वो प्यार भरी नज़रों से उस तस्वीर को देख रही थी। कार्तिक बैंडेज कर कर आ चुका था, लेकिन नन्ही अभी भी उस तस्वीर में खोई हुई थी। इतने प्यार से उस मोबाइल को घूरते देखकर कार्तिक उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। अच्छी है ना? कार्तिक बोला। बहुत, नन्ही खोई खोई ही बोली। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक अपने मोबाइल में कुछ सेट करता है और थोड़ी देर बाद उसकी स्क्रीन पर वो तस्वीर आ जाती है। अपने डिस्प्ले पर उसने उस तस्वीर को लगाने के बाद कहता है, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तब मेरे डिस्प्ले पर यही रहेगा। आपने बताया नहीं, आपको कैसा लग गई? कार्तिक सच्चाई बता नहीं सकता था। कुछ नहीं, आते टाइम थोड़ा जल्दी में था ना, तो गिर गया था। कार्तिक अपने साइड में रखे हुए टिफ़िन, जिसमें इस वक्त फ्रूट कट रखा हुआ था, उठाकर नन्ही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो इसे खाओ। फ्रूट? नन्ही ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कि क्या ही रखा हुआ है। तुम्हें ज़रूरत है इसकी, आंखें दिखाकर कार्तिक ने बोला। आप भी खाओगे मेरे साथ? कार्तिक उसे मना नहीं कर पाया। नन्ही एडमिट थी, वो बीमार थी, लेकिन वो खुद भी खा रही थी और कार्तिक को भी खिला रही थी। कार्तिक 2 दिन के बाद नन्ही को डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाने वाला था। अपने कमरे में उसने नन्ही की ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करवा दी थी।
अस्पताल की तरफ से एक नर्स जो कि उसकी सभी मेडिसिन और उसको वक्त वक्त पर मॉनिटर करे, इसके लिए पहले ही हायर करवा लिया था। कार्तिक ने जैसे ही अपनी गाड़ी कपूर हाउस के बाहर रोका, उसे आज अपना घर देखने में कुछ अलग अलग सा लगा। गाड़ी से उतरकर उसने सामने देखा, घर के दरवाज़ों को फूलों से सजाया गया था, जबकि बाहर का पूरा रास्ता रंगोली और फूलों से सजाया हुआ था। नन्ही के हाथ पैरों में चोट तो थी, लेकिन ये इतनी सीरियस नहीं थी कि वो चल ना पाए। वो धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रखकर चल सकती थी। सबसे ज़्यादा चोट उसके सर पर लगी थी और बैंडेज अभी लगभग 1 महीने तक रहने वाला था। कार्तिक नन्ही का हाथ थामे उस अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए रंगोली और उन फूलों से सजे हुए रास्तों को देखकर चलती हुई दरवाजे तक आई, तो कार्तिक की माँ और प्रीति दोनों इस वक्त दरवाजे के पास उनका इंतज़ार कर रही थी। नन्ही को देखते ही प्रीति ने रिंकी को भी आवाज़ दिया। सारे घर वाले एक एक करके इकट्ठा हो चुके थे। आरती उतारने के बाद उसके माथे पर तिलक किया गया और फिर दादी ने कहा, मंदिर में माथा टेक लो, तब तक के प्रसाद लेकर भिजवाती हूँ। और प्रसाद लाने के लिए दूसरी तरफ चली गई, जबकि कार्तिक उसका हाथ थामे घर के अंदर बने हुए उस मंदिर के अंदर आ गया। ये पहली बार था जब नन्ही ने कार्तिक को मंदिर देखा था। नन्ही ये सोच रही थी कि कार्तिक से मंदिर में खड़ा कर देगा और खुद बाहर चला जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब कार्तिक ने उसके दुपट्टे को प्यार से उसके सर पर ढाला। वो गलत सुन रही है। नन्ही ठीक से झुक नहीं पाती थी क्योंकि उसे काफ़ी दर्द होता था। सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके पीठ और कमर में काफ़ी दर्द होता था, जिसके कारण नन्ही ठीक से ना झुक पाती थी और ना ही ज़्यादा देर खड़ी रह पाती थी। नन्ही कार्तिक से बोली, आप किसी को बुला दीजिए पूजा करने को, मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। कार्तिक किसी को आवाज़ दिए बगैर उसने खुद ही दिया जलाया, भगवान के चरणों में फूल को अर्पण किया और वहीं से कुछ धूप बत्ती लेकर स्टैंड में लगाने के बाद जब तक कार्तिक की माँ प्रसाद लाकर वहाँ रख चुकी थी। यूँ कार्तिक को पूजा करते देख नन्ही खुद हैरान थी और उसे हैरान को देखकर प्रीति, जो कि अभी बगल में आकर खड़ी हुई थी, उसने अपने दोनों आईब्रोज पर चढ़कर अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, तुम आज देखकर हैरान हो रही हो, हम 2 दिन पहले हो चुके हैं। पूजा हो जाने के बाद कार्तिक ने आरती की लौ को नन्ही के माथे से लगाया और फिर उस प्रसाद खिलाकर अपने कमरे की तरफ लेकर आ गया। उसे बिस्तर पर बिठाने के बाद कार्तिक जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, नन्ही उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप पूजा कब से करने लगे? कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तो उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। वह ज़ोर से हाथ खींचना नहीं चाहता था क्योंकि इस नन्ही को दर्द होता। मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कीजिए, नन्ही ऑर्डर देते हुए बोली। नन्ही बिस्तर पर अपने पैर नीचे कर बैठी हुई थी। कार्तिक उसके पैरों के पास दोनों घुटनों पर बैठकर बोला, तुम कहती थी ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्यार सच्चा हो और मन में भगवान पर विश्वास हो तो प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हें मांगा था मैंने भगवान से और उन्होंने मुझे लौटा दिया। वो भी देखो इतनी बुरी तरह से गिरी थी, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरह से रिकवर कर रही हो, तो यकीन हो गया तुम्हारे भगवान पर मुझे। नन्ही झुककर कार्तिक के गले लगते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। घर जाकर नन्ही बहुत खुश थी और यहाँ पर सब उसका ध्यान भी रख रहे थे। अस्पताल की तरफ से आई हुई नर्स बस नाम की थी। कार्तिक अब ऑफिस जाने लगा था और ऑफिस से आने के बाद पूरी कोशिश करता था कि उसका पूरा वक्त और ध्यान नन्ही को मिले। अपने इस पॉजिटिव माहौल में रहकर नन्ही बहुत तेज़ी से ठीक हो रही थी, एक सर को छोड़कर। बाकी शरीर से खरोच और चोट सभी ठीक हो चुके थे। हर दूसरे दिन नन्ही को अपने सर की बैंडेज को बदलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता था। फाइनली वो दिन भी आ गया। अब नन्ही का बैंडेज हटने वाला था। सुबह से हॉस्पिटल जाने के लिए और पूरे घर में इधर उधर उछल रही थी। ना पढ़ने का टेंशन था, ना इंटर्नशिप का टेंशन। घर के बच्चों के साथ नन्ही भी एक बच्ची बन गई थी। नन्ही चलो। नन्ही कार्तिक के साथ बाहर जाने लगी।
बनी चिल्लाकर बोला, मम्मा आओगे तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना। कार्तिक घूर कर बनी की तरफ देखता है। लड़के दोनों नाक बह रहे थे, लेकिन उसे आइसक्रीम खाना था। नन्ही पलटी बच्चों की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए कहती है, बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ भी शेयर करना पड़ेगा। बनी ने अपने घूरते हुए पापा को इग्नोर कर दिया और मम्मी को देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट पास करके देता है। कार्तिक अपने दोनों बच्चों को देखता है और फिर अपनी बीवी को, जो कि इन बच्चों से कम नहीं थी, उसके बाजू को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए अपने साथ कार की तरफ लेकर आ जाता है। उसने नन्ही को कार में बिठाया। उसके सीट पर डालते वक्त उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लिहाज पर कर कर बिगाड़ रही हो? नन्ही अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक की तरफ देखने लगी। कार्तिक मुस्कुराकर उसके होठों को अपने होठों से छूकर बोला, सर्दी है उसे और आइसक्रीम खाएगा। नन्ही ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, और ये क्या था? ये कुछ नहीं था। आज तुम्हारा बैंडेज उतर रहा है ना? उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। ये तो बेबी किस था, डैडी किस अभी बाकी है। कार्तिक ने मुस्कुराकर अपनी आंखें ब्लिंक करके बोला। नन्ही अपने दोनों हाथों को अपने होठ पर रखकर अपने आगे की ओर देख रही थी। वो अकला रही थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं जान, मैं क्यों डराऊंगा तुम्हें? डर जाओगी तो हम दोनों एंजॉय कैसे करेंगे? मिस्टर कपूर, नन्ही शर्म से चिढ़ती हुई बोली। कार्तिक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपनी गाड़ी ड्राइव करके अस्पताल की तरफ निकल गया। कार्तिक ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पहले से ही लिखा हुआ था। कार्तिक के जाते ही नर्स ने कार्तिक और नन्ही को डॉक्टर के कैबिन में भेज दिया। कार्तिक बाहर बैठा हुआ था, जबकि डॉक्टर नन्ही को लेकर अंदर चले गए थे। ड्रेसिंग कर रहे थे। फाइनली पूरी इंजरी ठीक हो चुकी थी, इसलिए आज उसे बैंडेज की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर उससे मुस्कुराकर देखते हुए बोली, फाइनली नन्ही, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें बैंडेज नहीं लगाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। नन्ही खुश हो गई। वो जैसे ही बाहर आई, कार्तिक की नज़र नन्ही पर गई। कार्तिक के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो बस कुछ पल के लिए इसी तरह से अटक गई। कार्तिक आगे बढ़ा, नन्ही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके चोट वाले हिस्सों को देखने लगा। 3-4 जगह पर लंबे लंबे निशान थे, जो कि साफ साफ पता चल रहा था चोट कितना गहरा होगा और नन्ही ने कितना दर्द झेला होगा। कार्तिक झुककर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, शुक्र है भगवान का, इतनी गहरी चोट के बाद भी तुम इतनी जल्दी रिकवर कर गई। नंदिनी गले लगते हुए बोली, आज कितने दिनों के बाद मुझे मेरा सर हल्का हल्का लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना वजन मैंने अपने सर पर लपेट रखा हो। कहते हुए उसने कार्तिक के पॉकेट से कार्तिक का फ़ोन लिया और उसका कैमरा ऑन करके उसने अपने आप को देखा। आज लगभग 1 महीने बाद वो अपने आप को बिना पट्टी के देख रही थी। उसने जैसे ही आईने में अपने आप को देखा, उसके चेहरे की खुशी मानो जैसे कहीं गायब हो गई। उसके जगह हैरानी और परेशानी की लकीरें उसके माथे पर उभर आई। नन्ही कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, वो आगे क्या कहना चाहती है वो जानता था। उसने जब नन्ही को ऐसे देखा था, उसी वक्त समझ गया था। नन्ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नन्ही कार्तिक को अपने सामने से धक्का देकर बाहर भागती है। नन्ही, मेरी बात सुनो। कार्तिक अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे भागता है। नन्ही, रुको। नन्ही, नहीं मिस्टर कपूर, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आपको भी नहीं देखना। कहते हुए नन्ही लगभग भाग रही थी, जबकि कार्तिक उसके पीछे पीछे उसका नाम लेकर चिल्लाए जा रहा था। पार्किंग में आते ही नन्ही ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने के बाद अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपाए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नन्ही कार्तिक को अपने सामने से धक्का देकर बाहर भागती है। जान, मेरी बात सुनो। कार्तिक अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे भागता है। रुको। नहीं मिस्टर कपूर, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे आपको भी नहीं देखना है। वो खुद इतना घबरा गया था कि अभी होश नहीं था कि कार की चाबी उसके पॉकेट में है। प्लीज़ मेरी तरफ देख लो, एक बार देख लो मुझे, कार्तिक लगातार बोले जा रहा था। और तभी उसकी माता ठनका और अपने हाथ को कार के ऊपर मारते हुए अपना पॉकेट से चाबी निकालता है और कार का दरवाज़ा खोला। नन्ही अभी रोते हुए कार के अंदर
कार्तिक नन्ही को कार के बाहर निकालता है। नन्ही अपने चेहरे से हाथ नहीं हटा रही थी। उसे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर रोते हुए सिर्फ यही कर रही थी, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे ये हाथ नहीं हटाना। वो लगातार रोए जा रही थी और कार्तिक उसे ऐसा देखकर घबरा रहा था। कार्तिक ने सबसे पहले तो अपने आप को शांत किया और फिर नन्ही के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़कर जबरदस्ती हटाते हुए उसके माथे से अपने माथे को सटाते हुए बोला, इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? नन्ही अपनी आंखों को कस के बंद किए हुए थी। कार्तिक ने नन्ही के हाथ को अपने दोनों तरफ लेकर अपने पीठ पर लपेट लिया और अपने दोनों हाथों को नन्ही के पीठ और सर पर हाथ रखते हुए बोला, इतनी समझदार होकर इतनी सी बात पर कौन रूठता है? मेरे बाल। नन्ही आंख बंद के ही रोते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हारे बालों को? थोड़े छोटे हो गए हैं ना, बाद में फिर से बढ़ जाएंगे, कितने गंदे लग रहे हैं। नन्ही रोते रोते बोली, बिल्कुल नहीं, ये तुमसे किसी ने कहा क्या? तुम खुद ही अपने आप को कह रही हो। कार्तिक ने समझाया, कोई क्यों कहेगा मुझे, सबको लगेगा बेचारी रोने लगेगी, बेचारी को बुरा लग जाएगा। कार्तिक अभी उसके माथे से अपने माथे को लगाए हुए था। नन्ही अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, ना कार्तिक की बात सुन रही थी। जाने कितनी देर तक कार्तिक यूं ही पार्किंग में खड़े नन्ही को समझाता रहा और अब नन्ही कार्तिक के सीने से लगे धीरे धीरे सुबक रही थी। कार्तिक ने अपने गर्दन झुकाकर उसके उन बालों को देखा जिसके लिए इस वक्त नन्ही रोई जा रही थी। उसके चेहरे के दाहिने साइड में चोट लगी थी जिसके कारण उस तरफ से कुछ बाल को काट दिया गया था। 1 महीने में भी बाल थोड़े बहुत लंबे तो हो ही गए थे, मगर हमेशा लंबे लंबे बालों में रहने वाली नन्ही के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। समझा बुझाकर कार्तिक ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे घर लेकर आया। सभी उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसने सब में देखा कि उसने अपने दुपट्टे को अपने सर पर ले रखा था और बिना किसी से कुछ कहे बोले मुस्कुराए नन्ही सीधा अपने कमरे में चली गई। सभी हैरानी से नन्ही को देखते ही रह गए। कार्तिक क्या हुआ? नन्ही की आंखें सूजी लग रही हैं। कार्तिक की माँ ने कहा, मॉम एक्चुअली उसके चेहरे के फ्रंट साइड के हेयर को काट के छोटा कर दिया था जिसे आज उसने देख लिया और इसलिए रो रही है। दादी माँ सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तो लगा जाने क्या हो गया। अरे इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? समझ रहा हूँ उसे दादी माँ, पर समझ नहीं आ रही, कहते हुए कार्तिक भी अपने कमरे की तरफ चल जाता है। नन्ही इस वक्त बाथरूम में थी। कार्तिक ने इंतज़ार किया लेकिन नन्ही बाहर नहीं आई। कार्तिक जानता था शायद कार्तिक को फेस नहीं करना चाहती इसलिए अंदर है। दरवाज़ा ठोकते हुए कार्तिक ने कहा, चांद बाहर आओ। मिस्टर कपूर, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आती हूँ, दरवाज़ा खोलो, कार्तिक बिना भाव के कह रहा था। मिस्टर कपूर, नन्ही फिर से भरी आवाज़ में बोली। कार्तिक गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, नन्ही दरवाज़ा खोलो। जाने कितने दिनों के बाद आज नन्ही ने कार्तिक की गुस्से वाली आवाज़ सुनी थी और कार्तिक के मुंह अपने लिए नन्ही सुना था, चूँकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने छत से दरवाज़ा खोला और कार्तिक को देखते हुए बोली, आपने मुझे नन्ही क्यों कहा? कार्तिक उसके दोनों आँखों में बारी बारी से देखता है, फिर उसके पूरे चेहरे को जो कि रो रो कर उसने पूरा लाल कर रखा था। आंखें सूज गई थी। हाँ, क्योंकि मेरी जान इतनी नासमझ है जो ये ना समझे कि ये बाल हर दिन बढ़ते हैं। कहते हुए उसने उसके बालों को अपने हाथ में लेकर दिखाया। किस चीज़ का डर लगता है तुम्हें, बताओ मुझे। कार्तिक नन्ही के बाजू को पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, सब हंसेंगे। कौन हंसेगा? जो जब तुम हॉस्पिटल में थी तुम्हारे लिए तुम्हें उस हाल में देखकर रो रहे थे, वो तुम्हें ठीक देखकर खुश होंगे, ना कि रोएंगे। या तुम्हारे इन बालों पर हंसेंगे? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा करेगा? नन्ही, जिसका चेहरा इस वक्त कार्तिक ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था, अपनी आंखों को झुका लेती है। नन्ही, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है कि तुम ठीक हो, हमारे साथ हो। कार्तिक ने वॉश बेसिन के पास उसको कमर से पकड़कर वहाँ पर बिठाया। काफ़ी वक्त से नन्ही ने अपने बालों को पूरी तरह धोया नहीं था और अब घाव ठीक हो चुका था तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि अपने बालों को धो सकती है। कार्तिक शॉवर ऑन करता है और फिर धीरे धीरे बालों को शैम्पू करके साफ़ करता है। नन्ही का चेहरा पूरा ऊपर उठाया था। नन्ही बिना पलक झपकाए कार्तिक की आंखों में देख रही थी जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वो बस उसका उतना ही ध्यान रख रहा था जितना पहले रखता था। आप मुझे हमेशा इतना प्यार करोगे ना? बहुत ज़्यादा, वक्त के साथ और ज़्यादा, और ये बढ़ता ही जाएगा। कार्तिक ने अपने एक हाथ से नन्ही की ठुड्डी को पकड़ा
और उसे ऊपर करके उसके होठ पर अपने होठ रखते हुए बोला, तुम कल भी मेरी जान थी और आज भी हो और हमेशा रहोगी। तो फिर वादा कीजिए, गुस्से में भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे। आज आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नन्ही अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। कार्तिक उसके हाथ में अपना हाथ रखने के बाद उसके बालों पर लगे हुए शैम्पू के झाग को हटाते हुए बोला, ओके, मैं कभी तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा। तुम ही हो जो शर्मा जाती हो जब मैं सबके सामने तुम्हें जान कहता हूँ, कि मैं तो पूरी दुनिया को चीख के कह सकता हूँ कि तुम मेरी जान हो। कार्तिक पूरी कोशिश कर रहा था कि नन्ही का ध्यान उसके बालों से हटाए और उसकी बातों पर आ जाए, और नन्ही भूल भी गई थी सब कुछ। आप बाहर जाइए, नंदी ने शर्माते हुए कार्तिक को दूर करते हुए बोला। जल्दी आना, कहकर कार्तिक भी बाहर निकल आया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।